हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर्स पढ़ लिया। हमने इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट को पढ़ा कल की क्लास में। तो हमारे पास स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की नॉलेज आ गई। डायमेंशंस मैंने शुरू किए थे, आज डायमेंशनल एनालिसिस को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ चलेंगे जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से एक तरीके से आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अभी डायमेंशनल एनालिसिस में थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को जानते हैं किस तरीके से हमको सॉल्व करना है और फिर हम काइनेमेटिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं। कल हम लोग कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैलकुलेट कर ही रहे थे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं बात करता हूं प्लैंक्स कांस्टेंट की। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए जब भी हमको कैलकुलेशन करनी होगी तो हम लोगों ने एनर्जी का यूज किया था, एक फॉर्मूला निकाला था। तो हमने लिखा था कि एनर्जी इज गिवन बाय hc ओवर लैम्डा। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ जाती है लैम्डा इंटू एनर्जी डिवाइडेड बाय c। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने ये कैलकुलेट कर लिया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो हमने यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा ई बाय सी। यहां पर बच्चों लैम्डा का मतलब था वेवलेंथ, वेवलेंथ तो है तो लेंथ ही, यहां पे एल लिखेंगे। एनर्जी सब लोग जानते हैं ml2t-2 डिवाइडेड बाय lt-1, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का मतलब स्पीड ही तो हो गया। बस यहां से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एल हमने हटाया, हमको मिलेगा ml2t-1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल रहे हैं, लगभग सभी फिजिकल क्वांटिटीज का आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बच्चों निकाल के बताना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपने के फॉर्म में देखा होगा। कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला? सोचो ये कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो तुमने पढ़ा है कभी? सोचो। अगर मैं किसी गैस सैंपल की बात करता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे वीआरएमएस निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों? आरएमएस स्पीड जो होती है इसको लिखा जा सकता है √3 kT/m। याद है ये चीज? तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो स्पीड आ जाती है। यहां पर के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ना। और एक बात सोचो, अगर मैं एनर्जी लिखूंगा इसकी तो ½ mv² लिखेंगे। देखो यहां पर ये मैटर नहीं करता कि कांस्टेंट्स क्या हैं, लेकिन ये प्रोपोर्शनल किसके है। जब v का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये k इंटू टी बचा, तो k का फॉर्मूला E/T आ गया। मतलब k का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालोगे तो ये एनर्जी डिवाइडेड बाय t, यहां पर क्या है? टेम्परेचर। तो आप लिख सकते हो कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2 और इसको जरा टेम्परेचर से डिवाइड करो, क्योंकि ये टेम्परेचर है तो कई बार हम इसको केल्विन या थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जब भी बात करेंगे तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैसे मिलेगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इससे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है। लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालना सीखा था। लेकिन जैसा मैं लास्ट क्लास में भी कह रहा था, अपना टारगेट डायमेंशनल फॉर्मूला रटना नहीं है बच्चों। यहां पर हम क्या समझना चाह रहे हैं कि पूरी 11th क्लास की थ्योरी जो आपने पढ़ी है, आपने इतना कुछ जो समझा है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो तुम अब जानते हो। उन सारे फॉर्मूले में से आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, यह कोशिश करो समझने की कि वो फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला तुम जानते हो क्या। अगर एक भी फॉर्मूला याद आ गया तो वहां से फिर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो फंडामेंटल है वो क्या है? हम यहां पर अगर किसी इक्वेशन को देखते हैं तो हम उस इक्वेशन का एनालिसिस करना चाहते हैं और उसकी मदद से कई बार अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालेंगे। तो एक बात का ध्यान अच्छे से रखना है हमको, अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस करने जा रहा हूं तो इसके अपने कुछ रूल्स हैं।
दुनिया में कोई भी अगर एक फिजिकल इक्वेशन है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करके इक्वेशन बनती है ना। तो हमेशा ये बात ध्यान रखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा बराबर होगा। तो एक छोटा सा रूल है, इसको दिमाग में रखते हैं, दैट डायमेंशनल फॉर्मूला, इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना है। कल की क्लास में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। देखो इसका मतलब क्या है, जैसा कि अगर हम लास्ट क्लास में समझ रहे थे, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा इक्वल आएगा। इस बात को दिमाग में बहुत अच्छे से रखेंगे। इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, then they must have same dimensional formula। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में भी हमने समझा था, इसको दिमाग में अच्छे से रखना है। लेकिन बच्चों कई सारी और चीजें हैं, जैसे पहले तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, जितने भी नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस होते हैं, नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं और इनका जो आर्गुमेंट होता है, इसमें जो वैल्यूज आप पुट करोगे, ये भी हमेशा डायमेंशनलेस आता है। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखना है, दैट ऑल नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस एज वेल एज देयर आर्गुमेंट्स आर डायमेंशनलेस। मान लो बच्चों मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने y इक्वल्स टू साइन a बाय बी लिख दिया। इससे क्या पता चलता है, देखो साइन फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो आपको दिख रहा है, इट विल बी डायमेंशनलेस, क्योंकि ये कैसा फंक्शन हो गया, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता है, लॉगरिथमिक फंक्शन दिखता है, जितने भी नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं, ये हमेशा डायमेंशनलेस होंगे। साथ में आर्गुमेंट का मतलब ये है कि जब आप यहां देखते हो बच्चों, ये साइन के साथ आपने जो इनपुट इसमें दिया है वो a बाई बी है ना, ये भी हमेशा डायमेंशनलेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस टाइप का फंक्शन देखोगे, पूरा का पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस है और उसमें लिखा जाने वाला आर्गुमेंट भी डायमेंशनलेस ही होगा। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं। फिर से पहला पॉइंट क्या था, एलएचएस और आरएचएस डायमेंशंस हमेशा सेम होंगे। जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं, अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली उनके डायमेंशनल सेम होने चाहिए। उसी तरीके से जितने भी नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं, as well as their argument, they will be dimensionless। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, इक्वेशंस का डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है तो किस तरीके से वर्क करेंगे इसको समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, वेयर P इज पावर, X इज डिस्टेंस, T इज टाइम। पहली चीज यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। X यहां पे डिस्टेंस है। मुझे सबसे पहली चीज ये दिख रही है कि ये जो न्यूमरेटर है बच्चों, इसको ध्यान से देखो। आपने लिखा पावर इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। अगर हम इस बात पर फोकस करें कि यहां क्या लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि b में से आप क्या माइनस कर रहे हो, एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां पर सबसे पहले अप्लाई करूंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है,
अगर मैं b में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर मैं दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब यहां से पता चल रहा है कि b का डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना जरूरी बात है। अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला इनके बराबर होंगे बच्चों, तो x तो यहां पे डिस्टेंस था ना, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया? सिंपली एल स्क्वायर, है ना। x का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। दूसरी बात, यहां पर डिनोमिनेटर भी है जिसमें a इंटू टी लिखा हुआ है। हमको b का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता चल गया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पहला रूल हमने पढ़ा, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना जरूरी है। आप देखो कि यहां पे LHS में क्या है, तो मैं यहां पर अब यूज कर रहा हूं दैट LHS शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज RHS। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम बराबर करने वाले हैं। LHS की बात करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड पे पावर है, पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? हमने कल देखा था एनर्जी के लिए ml2t-2 लिख सकते हैं। इसको टाइम से आप जरा डिवाइड कर दो बच्चों, ये पावर बन गई। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए? RHS के। राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर है वहां पर b माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो b माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप देख रहे हो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो डेफिनेटली एल स्क्वायर हो गया। तो यहां पर तो आ जाएगा बच्चों एल स्क्वायर, डिवाइड इसको किससे करेंगे? AT से। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं नहीं जानता, लेकिन टी जो टाइम लिखा हुआ है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो टी ही रहेगा, वो मैंने लिख दिया। मैं ये टी हटा दूं, आप डायमेंशनल एनालिसिस में कैंसिलेशन कर सकते हैं ऐसे। अब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा बच्चों? ए को अगर लिखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ ये एल स्क्वायर भी तो हटा सकते हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो क्या बचा अपने पास? एल स्क्वायर भी हमने हटा दिया। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा सीधे से m-1 और t की पावर 2। इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया क्वांटिटी ए का और बी दोनों का। बच्चों फिर से, ये जो सबसे पहले हमने लिखा है, यहां पर मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है? यहां पर b माइनस एक्स स्क्वायर, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और यहां पर क्या यूज किया है? दैट फॉर एनी फिजिकल इक्वेशन विच इज फिजिक्स करेक्ट, देन LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कैसे ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। भले ही बच्चों ये क्वेश्चन आसान लग रहा हो, लेकिन ये मेंस में और नीट में दोनों में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप PYQs में देखोगे तो भरे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और इजी होते हैं तो हमारा सही करना भी तो जरूरी है ना। क्वेश्चन आसान है इससे तुमको फायदा हो रहा है ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आसान है तुमको फायदा तब होगा जब उसको सही करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है अल्टीमेटली। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, एक इक्वेशन हमको दी हुई है। अब तक मुझे लगता है तुम लोगों ने क्लासेस में वेव इक्वेशन पढ़ लिया होगा। अगर वेव इक्वेशन पढ़ लिया है तो इस इक्वेशन को पहचान पा रहे होगे, लेकिन फिर भी हमको डायमेंशनल फॉर्मूला के का बताना है। तो चलो के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। बाकी सारी क्वांटिटीज एज यूजुअल हैं। आप देखो यहां पर ओमेगा इंटू एक्स बाई वी माइनस के, तो पहली चीज आपको ये दिखनी चाहिए हमेशा, एक्स बाई वी में से आप के को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बच्चों। ऐसा कब हो सकता है? आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो? जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर नहीं है तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। तो अगर एक्स बाय वी में से के को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, इट हैज टू बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स बाय वी। क्लियर है बच्चों? तो आपको इन दोनों को बराबर तो करना पड़ेगा। यहां पर x का मतलब क्या होता है? जब हम वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो x का मतलब लेंथ है, पोजीशन है, तो मीटर्स में आएगा, l लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर देख रहे हो बच्चों, LT-1 लिखा जा सकता है,
वेलोसिटी है तो यहां पर टी आ जाएगा। मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला के का जब निकाल रहे हैं तो सेकंड्स आ गया। अच्छा, इसको निकालने का कोई और तरीका हो सकता था क्या? के को x बाय वी में से सब्ट्रैक्ट अगर कर रहे हो कभी भी, तो ये जो x है वो लेंथ बन गया, v वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, तो वो आपने लिख दिया, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t के बराबर क्योंकि आ गया है तो k का भी वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, तो सारी चीज ये रहती है यहां पर। एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का कहना है, अगेन एक इक्वेशन दी हुई है a sin 2 पाई बाय लैम्डा ct माइनस एक्स, वेयर y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर्स। ये आपको बता दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, तो हर एक ऑप्शन को देख करके आपको सोचना है। हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखो कि उसका मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड ए, क्या ऐसा है बच्चों? यहां पर देखते हैं जरा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू सी टी माइनस एक्स लिखा है, तो क्या यूनिट बराबर होनी चाहिए? क्या लैम्डा की यूनिट एक्स और ए के बराबर होगी बच्चों? तुम लोग सोच के बताओ। एक चीज जो यहां पर दिख रही है वो क्या है, आप इक्वेशन का एनालिसिस सोचो क्या है। y इक्वल्स टू ए साइन, मैं 2 पाई बाय लैम्डा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स सी टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स एक्स आ रहा है। मेरे सभी बच्चों को एक बात तो दिख रही होगी साफ साफ, यहां पर अगर देखोगे तो ये दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और ये दोनों, ये पूरा का पूरा किस फंक्शन का आर्गुमेंट है बच्चों? साइन का। जैसा कि हम बात कर रहे थे, थर्ड रूल अपना, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो डायमेंशनलेस होगा, उसकी जो आर्गुमेंट है, जो भी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं वो भी डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स को डायमेंशनलेस होना चाहिए ना बच्चों। और ये डायमेंशनलेस कब होगा? ये तभी पॉसिबल है क्योंकि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो ये आएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि x का डायमेंशनल फॉर्मूला और लैम्डा का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना जरूरी है। तो ये बात जो क्वेश्चन कह रहा है ये ठीक लग रही है। और एक बात, यहां पर y का मतलब भी मीटर्स में है। अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब y का और a का डायमेंशन तो बराबर हो गए ना, और y और a के बराबर हैं, तो आपको एक चीज तो यहां पर दिख रही है साफ साफ कि अगर y और a के डायमेंशंस बराबर हैं तो लैम्डा का डायमेंशन किसके बराबर है? x के। x भी मीटर्स में है, y और a ये दोनों भी मीटर्स में है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है। इसको हम आसानी से टिक कर सकते हैं। हमको जरूरत है अब आगे देखने की। अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो क्या बी ऑप्शन गलत हो सकता है? द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट दैट ऑफ ए। हमको तो पता चल गया कि लैम्डा का, एक्स का, वाई का और ए का डायमेंशन सबके बराबर हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना अपना। सी ऑप्शन पे आते हैं, द यूनिट ऑफ सी सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा। ऐसा है क्या? यहां पर देखो ध्यान से, अगर आप इस फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनलेस करना चाहते हैं, यहां पर देखो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी जरूरी है। तो अगर आपको 2 पाई बाय लैम्डा सीटी को डायमेंशनलेस करना है तो लैम्डा एंड सीटी, दीज टू मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। अगर इन दोनों के डायमेंशंस बराबर रहेंगे तभी बात बनेगी, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने केवल 2 पाई बाय लैम्डा को सी से कंपेयर किया है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। सीटी माइनस एक्स का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, यूनिट है, वो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होगी? नहीं। इनफैक्ट सीटी माइनस एक्स जब हम यहां देख रहे हैं ये सीटी माइनस एक्स है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट जो होगी ना वो लैम्डा अपॉन 2 पाई के बराबर होगी। देखो इस पूरे के पूरे फंक्शन को डायमेंशनलेस होना है, इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सीटी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई। बच्चों अगर इसको डायमेंशनलेस होना है इस रेशियो को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब सीटी माइनस एक्स का किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा अपॉन 2 पाई, ना कि 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये डी ऑप्शन भी अपना गलत हो गया।
सिर्फ पहला ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है। यहां पर सीख गए सब लोग? ये जो क्वेश्चन है इसमें हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना है और ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं हमको एग्जाम में। बस आपको हर एक ऑप्शन का प्रॉपर एनालिसिस करना है और बड़ी आसानी से आप सही कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, एक और हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इन्होंने जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बड़ी प्यारी सी है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको। प्रेशर P इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा। ये मैंने इस तरीके से लिखा इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा था वो एक्सपोनेंशियल टर्म बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है ना। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, P यहां पर प्रेशर है, Z का मतलब डिस्टेंस है, K यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हम लोगों ने आज की क्लास की शुरुआत में समझाना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसको दिमाग में रखेंगे। थीटा यहां पे टेम्परेचर हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्वेश्चन कह रहा है बीटा का बताओ क्या होगा। पहली चीज बच्चों, जब आप इस फंक्शन को देख रहे हो तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन विल बी डायमेंशनलेस। ये एक नॉन अलजेब्राइक फंक्शन है। ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पूरा का पूरा फंक्शन और उसकी पावर दोनों डायमेंशनलेस होने चाहिए। ये जो पावर दिख रही है ये भी डायमेंशनलेस होगी। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि अल्फा इंटू जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, दिस हैज टू बी डायमेंशनलेस। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर जीरो आएगी ना सबकी, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, 1। अब देखो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, के थीटा डिवाइडेड बाय जेड। क्या हम के का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं? शुरू में ही समझा हमने, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो लिखते हैं जरा बच्चों, के का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को थीटा से ही लिख देते हैं। ऊपर भी थीटा दिख रहा है मुझे, यहां पे मैं लिख देता हूं। और z क्या है बच्चों यहां पर, तो z को हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो मैं इसको ऑब्वियसली l लिखूंगा। तो ये थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और बचा mL_T-2। तुमको दिख रहा है ये किस चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये फोर्स का है बच्चों। फोर्स का कल हमने निकाला था ना mL_T-2, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला तो फोर्स का आ गया। अल्फा यहां पर फोर्स है। दूसरी बात, अब आप ये देखोगे कि ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर लिखा है तो राइट हैंड साइड में भी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आना चाहिए, प्रेशर का आना चाहिए। मगर राइट हैंड साइड को देख रहे हो तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, बचा अल्फा अपॉन बीटा। मतलब ये जो प्रेशर है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, अल्फा अपॉन बीटा के। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू बीटा होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, बीटा का पूछा है ना, तो चलो बीटा का निकालते हैं भाई। इसको मैं क्यों लिखूंगा, हम लोग अब लिख सकते हैं कि बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, अल्फा डिवाइडेड बाय प्रेशर। इसको कैलकुलेट क्यों करें इतना, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला किस चीज के बराबर आया बच्चों, फोर्स। ये बताओ फोर्स को प्रेशर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसको जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर फोर्स है और फोर्स अपॉन एरिया लिखूंगा तो फोर्स कैंसिल नहीं हो जाएगी। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। तो यहां पे बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, एल स्क्वायर। बहुत इजीली ये कैलकुलेशन की जा सकती है। मेरे ख्याल से सब बच्चे ये समझ पा रहे हैं हमने क्या किया। यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो पावर है, वो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होना जरूरी है, इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक वेंडर वॉल इक्वेशन दी हुई है, तुम लोग जानते हो, देखा है तुम लोगों ने केमिस्ट्री में। फॉर n मोल्स ऑफ गैस, ओके, वेंडर वॉल्स इक्वेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो मुझे ए का डायमेंशन चाहिए और बी का चाहिए, ठीक बात है। पी यहां पर प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है।
देखो बच्चों, यहां पर अगर कैलकुलेशन शुरू करें तो बहुत सिंपल बात है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो देखो, वॉल्यूम में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? बी। और अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? बी के। अब वॉल्यूम को क्या लिखोगे बच्चों? एल क्यूब। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बी का तो तुरंत कैलकुलेट हो गया ना। और अगर बी तुम जानते हो तो यहां पर आ जाओ, प्रेशर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग? ए बाय वी स्क्वायर। तो अगर मैं प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट कर देता हूं ए बाय वी स्क्वायर से, तो इसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड विद वी स्क्वायर। प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन एरिया ना। तो हम लिखेंगे यहां पर ml माइनस 2, एरिया एल स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर है बच्चों, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम मतलब एल की पावर 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर 6। तो अब आपको मिल रहा है m एल की पावर 4 इंटू एल की पावर 5 इंटू टी की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए। इजी कैलकुलेशन है, आपके सामने वैंडरवाल इक्वेशन है। हमने बस ये बात इस्तेमाल की कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर वॉल्यूम में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर प्रेशर में से ए बाय वी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इजीली कैलकुलेट हो गया, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक और इक्वेशन है थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही। इन द फॉर्मूला जो कि लिखा हुआ है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी वेयर पी इज प्रेशर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, टी इज टेम्परेचर, वॉल्यूम, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमको यहां पर ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो चाहिए। शुरुआत कहां से करें बच्चों? पहली बात, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्वेश्चन ने परोस को दे दिया है, आपको थाली में परोस के दिया है। आपको ये दिख रहा है कि वॉल्यूम में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है ना। वॉल्यूम में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर आएगा। इनको हमने इक्वेट कर दिया। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल की पावर 3। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बहुत डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब बची बात इस पावर की। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर होती है, इसको भी डायमेंशनलेस होना जरूरी है। तो पावर को देखो, a डिवाइडेड बाय RTV। ये डायमेंशनलेस है तो ये क्या होगा? 1 के बराबर। अब बच्चों, a का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर चाहिए तो आपको RTV लिखने की जरूरत है। इसमें से कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला है जो तुम लोग नहीं जानते हो? T तो बच्चों यहां पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को तो केल्विन या थीटा से डिनोट कर देंगे। V यहां पर क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का तो हम जानते ही हैं। R का कैसे निकालेंगे? अब मुझे तो यह बात लग रही है कि मैं इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालूं? कोई फॉर्मूला जानते हो तुम लोग? क्यों नहीं? R को रिलेट करते हुए बड़े सारे फॉर्मूले पता है, और अगर कुछ नहीं जानते तो मेरे सारे बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन तो जानते ही हैं। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो R कितना आएगा? PV डिवाइडेड बाय NT। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, मोल, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे R का, मुझे लगता है सब बच्चे अब कर सकते हैं ना। प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं बच्चों, mLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए L की पावर 3, नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे मोल आ गया, और टेम्परेचर के लिए थीटा। आसानी से ये सब लिखा जा सकता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका यहां पर हम लिख देते हैं। R के लिए मैं लिखूंगा mLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इंटू L3। पर मोल है तो मोल की पावर -1 कर देते हैं और थीटा की पावर भी -1 कर देते हैं। टेम्परेचर है साथ में, टेम्परेचर थीटा है। वॉल्यूम लिखा है तो वो L की पावर 3 है। अब आप कैलकुलेशन करके देख लो, ये थीटा हट जाएगा यहां से, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? m। L को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर L क्यूब मल्टीप्लाई होगा L की पावर 6,
एक यहां पर l की पावर 7 -2 करेंगे तो l की पावर 5 बचेगा, और t की पावर कितनी आ गई, -2 है, -2 ही है, और मोल -1 तो है ही। बहुत आसानी से ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, है ना। क्वेश्चन चाहे जैसा भी दिख रहा हो, आपको उन्हीं 3 फंडामेंटल पे ध्यान देना है। जितने भी क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व होते हैं, आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है। एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने इस्तेमाल किया, और हमने ये बात इस्तेमाल की कि जब भी आप एक नॉन अलजेब्राइक फंक्शन देखते हैं, वो पूरा का पूरा फंक्शन और उसका आर्गुमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम लोग सॉल्व करो। इन द इक्वेशन एक इंटीग्रल दिया हुआ है बच्चों, और उसके बाद इन्होंने बोला कि ये इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है या इंटीग्रेशन होता है, ये किसी क्वांटिटी के डायमेंशंस को कैसे इफेक्ट करता है। क्या डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं इंटीग्रेट करने पर या डिफरेंशिएट करने पर? जरा सोचते हैं इसके बारे में। मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना बच्चों। अब कॉन्सेप्ट यह है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, मान लो मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, और मैंने कहा कि x कोई क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस है, x यहां पे डिस्टेंस है, और मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, तो मैंने लिखा इंटीग्रल x dx। सब लोग बताओ कितना आएगा बच्चों, x²/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखते हैं, यहां तो x है और यहां पे x² है, तो क्या डायमेंशन चेंज हो गए हैं? नहीं, यहां पर केवल x नहीं है, x के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों, dx। dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन x, ये यहां पर स्मॉल चेंज इन x है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो x ही होगा। अगर मेरे वजन की बात करें, मेरा वजन सपोज बढ़ गया 2 किलो, तो उसकी यूनिट भी तो केजी ही लिखनी पड़ेगी। वैसे ही x में अगर चेंज dx का आ रहा है, तो उसकी यूनिट भी तो डिस्टेंस की होगी। तो यहां पर l² है, यहां भी l² है, मतलब डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन करके देखें, मान लो x² लिखा है कहीं, और मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो आपको 2x मिलेगा। यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, x² को, मतलब लेंथ के स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हो, लेंथ से, तो लेंथ ही तो बची। यहां पर क्या है, लेंथ। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन डायमेंशनल फॉर्मूला को इफेक्ट नहीं करता है, यह अच्छे से दिमाग में आ जाना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यह है दैट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन will not change dimensional formula, will not change dimensional formula। तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों, वही चीज इस क्वेश्चन में हमको एम्फेसिस देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो कॉन्सेप्ट अगर हम सीख गए, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, इन द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके बराबर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ। जरा देखो ध्यान से बच्चों, ये dx का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस हो गया। अगर मान लो x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हो गया, हालांकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, ये हो सकता है कोई और क्वांटिटी है, फिर भी। नीचे देखो, यहां पे x² लिखा है, मतलब इसके डायमेंशंस भी तो x² के होंगे, लेकिन रूट लगा हुआ है, तो अगर x² के ऊपर रूट लगा है तो बाहर क्या आएगा भाई, x ही तो आएगा। ऊपर भी dx है, नीचे भी x है, दोनों कैंसिल होंगे, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस। ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, ये लेफ्ट हैंड साइड है डायमेंशनलेस, इसके कोई डायमेंशन नहीं है बच्चों। तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होंगे, ये भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। अब देखो साइन का जो फंक्शन है, ये तो वैसे ही डायमेंशनलेस होता है, तो इसको भी तो डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, मगर ए जो आपको दिख रहा है वो डायमेंशनलेस नहीं है। a इंटू एक्स के डायमेंशन x² के बराबर आ रहे हैं, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला x के बराबर है,
मगर इसको डायमेंशनलेस कैसे बनाया जा सकता है? सिर्फ एक सॉल्यूशन है इसका, अगर n क्या हो जाए 0। अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो a की पावर 0 क्या देगा आपको? 1। इसका मतलब ये डायमेंशनलेस हो गया और यही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसको लिखा जा सकता है 0। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजीली कैलकुलेशन की जा सकती है, बस थोड़ा लॉजिकली सोचना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। कई बार जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं तो अभी तक के केसेस में मैंने इक्वेशन का एनालिसिस की बात की आपसे। कई बार हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे होते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे ये क्वेश्चन है और इसको समझाने का बेस्ट तरीका है एग्जांपल लेकर के। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही सीखते हैं कि किसी डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया जा सकता है। बेसिकली हम फिजिक्स के एक रिलेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल may depend upon mass, velocity and radius of the circle. Derive the formula for using the method of dimensions. Okay. तो मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। इसकी अपनी वेलोसिटी है, इसका अपना रेडियस है। हमको सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है। मेरे बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जानते होंगे, मगर हमको उसको डिराइव करना है। कैसे? देखो क्वेश्चन ने जैसा बोला सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर सकती है, इन्होंने कहा मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। लेकिन बच्चों इनकी पावर हमको नहीं पता, तो इन पावर्स को हम लिख देते हैं एबीसी। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। तो हमने कहा कि मास पे डिपेंडेंस हो सकती है, मैं पावर नहीं जानता तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो डायमेंशनली अगर सोचोगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा? मास, यहां पे m का मतलब मास है, इसकी पावर है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT - 1, तो हम लिखेंगे LT - 1 और पावर क्या हो गई बच्चों? b। रेडियस इज लेंथ, तो लेंथ की पावर कितनी हो गई? c के बराबर। अब देखो अगर मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो मेरे सब बच्चे जानते हैं कि इसको MLT - 2 लिखा जा सकता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बार हमने इस्तेमाल कर लिया, तो इसको कैसे लिखना है हम जानते हैं ना। अब मैं इसको इक्वेट कैसे कर रहा हूं? मास की पावर a, लेंथ की पावर कितनी आ रही है? देखो यहां से b मिलेगा, मगर यहां पे c भी तो है। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। t की पावर कितनी आ रही है? -b के बराबर। अगर आप इस तरीके से इक्वेट कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते ही क्या करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा इक्वल होता है। तो बच्चों कंपेयर करो, यहां पे पावर 1 है, यहां पावर 1 है, तो अगर कंपेयर करोगे मास की पावर को तो ये कितना आ गया? 1 के बराबर। वैसे ही अगर आप कंपैरिजन करोगे टाइम की पावर को तो -b किसके बराबर आ रहा है बच्चों? -2 के। मतलब b किसके बराबर आ गया? 2। और c की अगर बात करेंगे तो b + c कितना होना चाहिए? 1। और अगर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि b की वैल्यू 2 हो गई है, तो c कितना आएगा फिर यहां पे? -1। हमने तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब आप अपने ओरिजिनल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। करके देखते हैं जरा। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगी? मास की पावर a की वैल्यू 1 आई थी, वेलोसिटी की पावर b की वैल्यू 2 आई थी, और रेडियस की पावर c जो कि -1 आई थी। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू mv²/r आ गया ना। हमारे सब बच्चे जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का यही फॉर्मूला होता है। मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस केस में क्या आ रहा होगा? 1 के बराबर। तो ये जो फोर्स है
ये सीधे से हो जाती है F इक्वल्स टू mv²/r। ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको एक बड़ी लिमिटेशन भी पता चली होगी। हमारा डायमेंशनल एनालिसिस जो फॉर्मूला हमको बता रहा है, ये डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं निकाल सकता बच्चों। इसको थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर फिजिक्स की अलग थ्योरी लगानी पड़ेगी इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, जो कि तुम लोग जानते हो कि हम डिराइव कर ही लेते हैं काइनेमेटिक्स में। तो ये तरीका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने का। ठीक है, आई थिंक सबको पता चल गया होगा ना, सब लोग समझ गए इस बात को। तो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल मान लेते हैं। जैसे फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। लेकिन मैंने क्या किया, हमने ये मान लिया कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, सपोज ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एक नई दुनिया में, हमारी दुनिया में इन क्वांटिटीज को बोल दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अब इसके हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का हमको क्या मिलना चाहिए, ये हमको पता करना है। सेम तरीका जो अभी अभी फॉर्मूला डिराइव करते हुए हमने लगाया ना, सेम मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। मतलब अगर आपको एनर्जी की बात करनी है तो आप कहोगे दैट एनर्जी विल डिपेंड अपॉन किस पे, वेलोसिटी पे। मगर पावर क्या होगी बच्चों नहीं पता। टाइम पर, मगर पावर क्या होगी नहीं पता। चलो मैं स्मॉल टी लिखता हूं इसको। और फोर्स पर, फिर से पावर क्या होगी नहीं पता। तो आप पावर्स एबीसी वेरिएबल के टर्म्स में लिख लोगे, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस बराबर होते हैं, हम उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे डेरिवेशन करने के लिए। तो जरा देखते हैं इसको। क्या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में जानते हैं हम लोग? हां जानते हैं। क्या लिखेंगे? ml2t-2। तो आपने इस तरीके से ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हम अगर राइट हैंड साइड को देखें तो वेलोसिटी के लिए लिखना है बच्चों। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है LT-1, और पावर कितनी हो गई? a के बराबर। t तो टाइम है बच्चों, तो टाइम की पावर कितनी हो गई? b। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आज की क्लास में ही कितनी बार इस्तेमाल कर लिया हमने। हम यहां पर लिख सकते हैं ml(t-2), और पावर कितनी आएगी? c के बराबर। अब जरा इसको कंबाइन करते हैं। m की पावर तो c आ गई, l की पावर कितनी आ रही है बच्चों? यहां पे देखो l की पावर a है, यहां पर l की पावर c है, तो ऑब्वियसली मैं a प्लस सी लिख पाऊंगा। t की पावर देखो, यहां पर माइनस a है, यहां पे प्लस b है, तो माइनस a प्लस b माइनस 2c। इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पर m की पावर 1 है, l की पावर 2 है, t की पावर माइनस 2 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख दिया है। अब कंपैरिजन की बारी आती है। तो जब कंपेयर करेंगे आपस में, तो क्या पता चलेगा बच्चों? m की पावर c है और यहां पर 1 है, तो सीधे से c कितना हो गया? 1 के बराबर। यह पता चल गया तो a भी आ गया, क्योंकि l की पावर है a प्लस c, और a प्लस c को कंपेयर करने पे किसके बराबर होना चाहिए? 2 के। c अगर 1 है तो a कितना आ जाएगा बच्चों? 1। a भी आ गया। अब टाइम की बात करते हैं। यहां पर है माइनस ए प्लस बी माइनस 2c, और ये माइनस 2 होना चाहिए। हमारे एनालिसिस में a और c तो 1 आ चुका है, पुट कर देते हैं। तो -1 प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू -2। ये तो मैं हटा देता हूं, तो b कितना आएगा फिर से? 1। इस तरीके से हमने सारी चीजों को लिख लिया है। तो अगर सारी पावर्स 1 आ गई हैं तो आप एनर्जी को लिख सकते हो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, तीनों की पावर क्या मिलेगी? 1 के बराबर। फंडामेंटल यह है कि आपने एलएचएस आरएचएस के डायमेंशंस को इक्वेट करके लिखा है, वहीं से इक्वेशंस बनाई है, वहीं से पूरा सॉल्यूशन हुआ है ना बच्चों। बड़ी आसानी से ही किया जा सकता है काम। चलो भाई, अभी तक हमने 2 चीजें सीख ली बच्चों, इक्वेशन का एनालिसिस और किसी डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं। आगे, डायमेंशनली शो दैट द एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर y इज यंग्स मॉडुलस।
किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनल करेक्टनेस उसकी देखनी है, मैं ध्यान देना फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट होने की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कोई क्वांटिटी, कोई इक्वेशन ऐसी है जो डायमेंशनली तो करेक्ट है बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स गलत है, तो गलत ही रहेगी। लेकिन हमको यहां पे केवल डायमेंशनल एनालिसिस करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, मेथड क्या यूज करेंगे, हम कहेंगे कि एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशंस अगर बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगी। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं एलएचएस से। इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं बच्चों। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो इसमें है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी बच्चे को याद होगा कि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं तो यंग्स मॉडुलस के लिए हम लिखते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो हम यहां पर लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही फॉर्मूला होता है इसका। लेकिन बच्चों स्ट्रेन का मतलब तो डायमेंशनलेस हो गया, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल बाय एल। लिख सकते हैं किसी भी एक जगह से आप लिख लो, ये कहने की जरूरत नहीं है सर शियर स्ट्रेन निकालें, तो आपको कहीं से भी डेल्टा एल बाय एल अगर लिखोगे तो ये आएगा तो डायमेंशनलेस ना। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस के बराबर होता है, और स्ट्रेस तो प्रेशर होता है। तो आप फोर्स को डिवाइड करोगे जब एरिया से तो आपको ml -1 t-2 मिल जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, तो ये निकालना तो आसान था। अब हमको साबित क्या करना होगा कि ये जो राइट हैंड साइड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आना चाहिए। तो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर मैं आरएचएस पे आ जाऊं तो मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका, mgl डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल से। देखो बच्चों ध्यान से, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो mg क्या बन गया, mg वेट है मतलब फोर्स है, तो आप क्या लिखोगे mlt -2। लेंथ तो लेंथ ही है, पाई डायमेंशनलेस हो गया, आर स्क्वायर बच्चों रेडियस मतलब भी लेंथ होता है तो एल स्क्वायर लिखोगे, और यहां भी एल आएगा, इसको हटा देते हैं। तो वी आर लेफ्ट विद ml -1 t-2। यहां पर भी तो यही आ रहा था। अगर एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन सेम आ गए हैं मतलब हमने इस इक्वेशन की एटलीस्ट डायमेंशनल करेक्टनेस तो साबित कर दी है। तो हम ये कह सकते हैं हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बड़ी आसानी से ये बात पता चल जाती है हमको, है ना। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और देखते हैं, चलो इतनी प्रैक्टिस हो गई हमारी, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए। हमारे डायमेंशनल एनालिसिस में, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है ना बच्चों, इनका टारगेट थ्योरी पढ़ाने से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्विंग है। आप लोगों ने थ्योरी फिजिक्स में बहुत पढ़ी है और पढ़ते रहोगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्विंग वो पार्ट है, वो एरिया है जहां बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हमने एरर्स के क्वेश्चंस किए, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के क्वेश्चंस किए, और अब डायमेंशनल एनालिसिस के। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से आप मेंस नीट में ये क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, इजी काम है। तो एक छोटी सी चीज यहां पर ऐड करके देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस की, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं डायमेंशनल एनालिसिस की? हमने अभी जो क्वेश्चंस किए ना वो करते करते ही हमको समझ में आ गया है, वही लिमिटेशंस हमको बस लिख लेनी है। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्या क्या लिमिटेशंस हैं। एक, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट कैलकुलेट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जैसा अभी अभी हमने देखा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिराइव नहीं कर पाओगे, इसका कोई तरीका भी नहीं है। और जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं बच्चों, तो कई बार क्या होता है, जो डेरिवेशन है उस फॉर्मूला की, उस डेरिवेशन में ऐसी चीजें छुपी होती हैं जो आपको दिखेंगी ही नहीं। जैसे हम सब जानते हैं कि काइनेमेटिक्स में
nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। अब कोई मुझसे आर्ग्यू कर सकता है कि सर इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो LHS में तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस हैं। आप जरा इस पर फोकस करो, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 हो गया। तो हम जो बात पढ़ रहे थे अभी तक कि LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यहां तो गलत हो गया। तो फिर ये सही कैसे है? मगर ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बच्चों, ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। इसकी अगर डेरिवेशन करके देखोगे तो आपको एक बड़ी मैजिकल चीज पता चलेगी। इसकी पूरी डेरिवेशन में जब आप सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि u मल्टीप्लाई होता है 1 सेकेंड के साथ। अब अगर आप गौर करोगे 1 सेकेंड बच्चों इक्वेशन में लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि u को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बचेगा तो u ना मैथमेटिकली। इसीलिए कई बार फॉर्मूला लिखते हुए हम 1 सेकेंड को छोड़ देते हैं, और छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई डायमेंशनल एनालिसिस करने बैठ रहा है इस इक्वेशन का, उसको उसके लिए तो 1 सेकेंड इनविजिबल हो गया ना, उसको ये 1 सेकेंड नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस बच्चे को लग सकता है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। लेकिन अगर राइट हैंड साइड को देखोगे, क्योंकि वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है टाइम के साथ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस चीज का बचेगा? डिस्प्लेसमेंट का। इसीलिए दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बट अगर डायमेंशनल एनालिसिस करने बैठोगे तो हो सकता है शुरू में गलत लगे। तो कई बार डेरिवेशन इस टाइप की होती है कि डायमेंशनल एनालिसिस वहां पर काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है बच्चों, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला। देखो, जिस टाइप के हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो mv²/r। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि मेरे पास मान लो v = u + at है, मैं आपसे कहूं बच्चों वेलोसिटी डिपेंड करेगी, जो भी वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो क्या ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग क्वांटिटीज के एडिशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर डिपेंडेंस होगी तो आप डिराइव नहीं कर सकते। ये डेरिवेशन तभी काम करेगी जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में वो क्वांटिटीज होंगी, क्योंकि पावर पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप आ जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, इफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैव डायमेंशंस नॉन जीरो डायमेंशंस। अब आपने किसी एक कांस्टेंट को देखा जिसके नॉन जीरो डायमेंशंस हैं, तो भी फॉर्मूला डिराइव नहीं हो पाएगा। देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों F = G m1m2/r² है, क्या हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं? चलो G नहीं पता चलेगा तब भी कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो G है ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस नहीं है। तो ऐसे में होगा ये कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चलो इनवर्सल प्रोपोर्शनैलिटी तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं कहूंगा इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम ऑल्सो, तब भी आप डिराइव करने जाओगे तो क्योंकि G के डायमेंशंस हैं तो LHS और RHS के डायमेंशंस इक्वेट तो नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। ये प्रॉब्लम है यहां पर। तो इस टाइप के इक्वेशंस को डिराइव किया ही नहीं जा सकता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एक और लिमिटेशन क्या है, कई बार कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो मास लेंथ टाइम पे ही डिपेंड कर रही हैं। मान लो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से सारी क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं मास पे, लेंथ पे और टाइम पे, और कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो चारों की पावर लिखोगे A, B, C, D, मगर जब कंपेयर करोगे तो मास, लेंथ और टाइम को कंपेयर करोगे, मैक्सिमम 3 इक्वेशन बनेगी। तो कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती है।
तो इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन टू मैनी वेरिएबल्स देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स मे बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। और अगर बच्चों ऐसा हो गया तो फिर अगेन उस इक्वेशन को हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कई केसेस हैं जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो जो एनालिसिस हमने किया, जो क्वेश्चंस किए, इतना समझ में आया होगा। लिमिटेशंस आपको दिमाग में रखनी है। जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने प्रैक्टिस एक सर्टेन की है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया था, वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चंस तुम लोग खुद से करके बताओ। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ये देता हूं दैट वेलोसिटी ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी से डिनोट करेंगे, एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको म्यू से डिनोट करेंगे। डिराइव अ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो आपने सीखा है बस इसको अप्लाई करके देखो, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, है ना। ट्राई करो यार तुम लोग। आज मैंने तुम लोगों को ट्राई करने को दिया नहीं कुछ ना, तो ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो। फॉर्मूला सब जानते हैं, तुम लोगों ने 11th पढ़ ली है तो जानते हो फॉर्मूला क्या है ना। लेकिन डिराइव करना ये जरूरी बात है। मेरे ख्याल से मैंने काफी टाइम दे दिया, अब तक कर लिया होगा तुम लोगों ने। इतनी मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। चलो, वेलोसिटी जो है ये डिपेंड कर रही है किस पे? टेंशन पे, पावर ए लिख देते हैं, और मास पर यूनिट लेंथ पे पावर बी लिख देते हैं। अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा और दोनों इक्वेट करेंगे। तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे बच्चों? LT माइनस 1। आसान है। दिस शुड बी इक्वल टू टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? MLT माइनस 2। पावर क्या हो गई? A। मास पर यूनिट लेंथ, तो मास के लिए M आएगा, पर यूनिट लेंथ के लिए L माइनस 1 आएगा, पावर क्या हो जाएगी? B। अब दोनों तरफ कंपेयर करना है, तो LT माइनस 1 इक्वल्स टू M की पावर कितनी हो गई बच्चों? A प्लस B। L की पावर क्या लिखोगे? A माइनस B। T की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस 2A। सबको इतना दिखाई दे रहा है बच्चों? तो जब हमने इसको लिख लिया तो अब आपको कंपेयर करना है डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का। देखो यहां पे सबसे आसान कंपैरिजन किसकी दिखाई दे रही है? मुझे तो ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर तो 0 है ना बच्चों, तो यहां पर m की पावर a प्लस बी है, इसको तो मैं 0 कर दे रहा हूं। और अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो ये किसके बराबर आएगा? a माइनस बी विल बी इक्वल टू 1। मतलब ये बता रहा है हमको कि जब हम मास पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहां से m की पावर a, m की पावर b आपने लिखा, और मास की पावर आ गई a प्लस बी। तो a प्लस बी यहां से कंपेयर करोगे तो आएगा 0, है ना, तो वो हमने 0 लिख दिया। फिर हमने लिखा लेंथ, तो लेंथ की पावर कितनी आ गई? a माइनस बी, तो यहां पर है, तो a माइनस बी इक्वल टू 1 हो गया। और माइनस 2a किसके बराबर होना चाहिए? ये माइनस 2a शुड बी इक्वल टू माइनस 1, मतलब a को तो हाफ होना चाहिए ना बच्चों। a की पावर तो 1/2 आ गई, तो b को कितना होना चाहिए? यहां से पता चलता है कि b को होना चाहिए माइनस 1/2। ये लिखा जा सकता है ना। तो आप ये अगर इक्वेशंस लिख पा रहे हो आसानी से, इसको यूज कर लेते हैं, तो आपको यहां से पता चल गया कि a कितना है और b कितना है। इसको पुट कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आएगी? यहां से जो v की वैल्यू है वो t की पावर हाफ और म्यू की पावर माइनस हाफ के बराबर आ गई। तो यहां पे आप √t/μ लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स हम प्रोपोर्शनैलिटी ही लिख पाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो डिराइव हो नहीं पाएगा, है ना। तो आसानी से वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? √t/μ, ये निकल जाता है अपना। इतना डेरिवेशन कर सकते हैं सब लोग, ठीक है।
तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खूब सारे। आपको डायमेंशनल एनालिसिस पे जितने क्वेश्चंस बुक में मिलते हैं उन सबको अच्छे से सॉल्व करके देखो, उसको अच्छे से करके देखो। हम लोग काइनेमेटिक्स अगली क्लास में शुरू करेंगे फिर, ठीक है। तो आज तक यहां तक हमने एरर्स, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन और डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट खत्म कर लिया है। इन्हीं पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगली क्लास से फ्रेशली हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके बच्चों, थैंक यू।